वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी आज की वीडियो ज़ेना लाइबल टू हद पर है। ये वीडियो एलएलबी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के पेपर में भी काम आएगी, प्लस ये पीपीसी के पेपर में भी जो हदूद ऑर्डिनेंस का पोर्शन है वहाँ पर उनके काम आएगी, क्योंकि ज़ेना लाइबल टू हद उस हिस्से में भी उस पोर्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। प्लस ये मेरी वीडियो एमएससी क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि एमएससी क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हदूद लॉज को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी जो हदूद लॉस के बारे में आपको एक जिसमें हद और ताज़ीर के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि पाकिस्तान में 1979 में हदूद ऑर्डिनेंसेस जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वो नाफिज किए गए। और ये जो आपकी बुक्स के अंदर और आपके सिलेबस पे जो भी पूछा जाता है विद रेफरेंस टू दैट हदूद ऑर्डिनेंस होता है। और उसमें जो है हम अपने इस्लामी कवानीन के हवाले से भी बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। लेकिन ओवरऑल हमने उस ऑर्डिनेंस को सामने रखते हुए, जो भी रेलिवेंट ऑर्डिनेंस हो उसको सामने रखते हुए भी हमने जो सारी डेफिनेशंस हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने उसको डिस्कस करना करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके लिए जो रेलिवेंट हदूद ऑर्डिनेंस है, दैट उसका उसका जो पूरा नाम है वो है जी ऑफेंस ऑफ जना एनफोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979। इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो हदूद जिना की जो है जो डेफिनेशन की गई है, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में मैं बताऊं कि मुझे ये डेफिनेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लगती। इसके मुकाबले में जो इमाम अबू हनीफा की डेफिनेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, वो ज़्यादा जिसको कहें डिटेल्ड है और मुकम्मल तौर पर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ज़ेना लायबल टू हद के, उन सबको वो कवर करती हुई नजर आती है। पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो ज़ेना लायबल टू हद की जो डेफिनेशन की गई है वो कुछ यूं है कि ज़ना ज़ना क्या है? ज़ना मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स, sexual intercourse between a man and a woman when they are not validly married to each other. अब इसमें मैंने जो अभी आपसे बात की कि मुझे ये कंप्लीट क्यों नहीं लगती, वो इस वजह से कि इसके अंदर जो पेनिट्रेशन है उसका जिक्र नहीं है, पहली बात। और जब आपने किसी को पनिशमेंट देनी है और हद जैसी पनिशमेंट देनी है, तो फिर तो जब तक आप तरीक़ेकार को की आप वजाहत नहीं करते हैं उस वक्त तक आपकी जो डेफिनेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं समझी जाएगी। ये ज़रूरी है कि आप उसको पूरी तरीके से डिफाइन करें। अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर जब हम आगे चलकर देखते हैं, तो वो जनाब इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 4 है, जिसके अंदर पेनिट्रेशन का जिक्र है, लेकिन यहाँ डेफिनेशन में नहीं है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज जो इस डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर जो मिसिंग है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया कि अगर एक मर्द और औरत के दरमियान होती है व्हेन दे आर नॉट वैलिडली मैरिड टू ईच अदर, तो इसमें इस चीज का इसका नहीं जिक्र किया गया कि ना सिर्फ ये कि वो शादीशुदा नहीं होने चाहिए, बल्कि उनको इस बारे में कोई शक भी नहीं होना चाहिए। यानी ना सिर्फ ये कि वो शादीशुदा ना हो, बल्कि उन्हें शक भी ना हो कि वो आपस में शादीशुदा हैं, तो फिर ज़ना जो है हम कहेंगे कि इन्होंने इर्तिकाब किया है। एनीवेज़, आगे चल के इस चीज़ का ज़िक्र है, लेकिन डेफिनेशन भी यहाँ पर नहीं है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट जो इंग्रीडिएंट्स हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डेफिनेशन के, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहा गया कि इट मस्ट बी बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, मतलब ये कि ज़ना ये उस वक्त एक लायबल टू हद बनेगी when it will be between a man and a woman who belong to opposite sex. If such जिसको कहें such a relationship is committed between a person, between persons who are of the same sex or who are sexless, तो ये जो है वो जना का ऑफेंस जो है वो नहीं बनेगा। तो जना के लिए ये ज़रूरी है कि मर्द और औरत जो है वो करें जिनकी एक दूसरे से मुखालिफ जिनकी सेक्स हो। फिर नॉट वैलिडली मैरिड, वैलिडली शादीशुदा वो ना नहीं होने चाहिए। जब वैलिडली वैलिड मैरिज मैरिज की जब बात आएगी, तो वैलिड मैरिज से मुराद वही मैरिज है विच हैज बीन डिफाइंड अंडर मोहम्मदन लॉ। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक वैलिड शादी के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मौजूद होने चाहिए। तब यहाँ पर भी वैलिड मैरिज से वही वाली मैरिज मुराद है, यानी एक प्रपोजल होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फिर डोरी इन फॉर्म ऑफ डोरी, डोरी जो है उसका एक कंसिडरेशन होना चाहिए, विटनेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे एसेंशियल्स जो हैं वो अगर पाए जाएंगे तो उसको वैलिड मैरिज कहा जाएगा। अगर वो नहीं होंगे तो इस ऑर्डिनेंस के
तहत भी ऐसी शादी को वैलिड मैरिज नहीं कहा जाएगा। फिर जो तीसरी बात है कि वो जो है उनके वो उसको उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 के तहत उनमें वो पेनिट्रेशन होनी चाहिए, और बाकायदा जो एक तरीका है उसके उसके मुताबिक जो अगर उसको फॉलो किया जाता है तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कहलाएगा, अदरवाइज वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा अगर दूसरे तरीकों से किया जाता है। अच्छा, फिर विलफुली, ये जो एक्ट ऑफ ज़ना है, अगर ये उस वक़्त एक्ट ऑफ ये जो आपका अमल है, ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ये उस वक़्त ज़ना कहलाएगा जब आप विलफुली करते हैं। यानी आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, आप बाकायदा प्लान करके करें। ये जो विलफुली का वर्ड है ना, इट सिग्निफाइज that the parties have designed to enter into sexual relationship with each other, sexual intercourse, जहाँ उन्होंने बकायदा डिजाइन किया और बकायदा प्लानिंग के साथ जो है उन वो जब आपस में इस तरह का फेल करते हैं तो फिर ये हम कहेंगे कि उन्होंने चूंकि विलफुली किया है, लिहाजा ये जना कहलाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो जना को अगर आप लाइबल टू हद बनाना चाहते हैं तो दूसरी जो चीजें हैं जिनका पूरा किया किया जाना जरूरी है, वो उनमें से सबसे पहली ये है कि दे मस्ट बी एडल्ट, एडल्ट होनी चाहिए। और एडल्ट होने के लिए ये ऑर्डिनेंस कहता है कि इन केस ऑफ मेल ही मस्ट बी ऑफ द एज ऑफ 18 years, and in case of female she must be of the age of 16 years, और she must have attained puberty, या तो puberty attain कर ली हो, और उस सूरत में अगर फर्ज करें 15 साल से 16 साल की उम्र में भी puberty attain कर ली है, सॉरी 15 साल से 14 साल की उम्र में भी puberty attain कर ली है, तो हम औरत को बालिग कहेंगे। अगर नहीं तो फिर 16 साल की उम्र में औरत जो है इस ऑर्डिनेंस के तहत वो बालिग या एडल्ट जो है वो तस्वुर होगी। अच्छा, इसके अलावा वो सेल पर्सन होने चाहिए, इनसेल नहीं होने चाहिए, और उनको फिर वही बात आ गई कि वैलिडली मैरिड मैरिड ना हो, और उनको शुबा भी ना हो कि उनके आपस में कोई इस किस्म का उनका रिलेशनशिप है। अच्छा, फिर इसकी जो पनिशमेंट है उसके लिए ऑर्डिनेंस का सेक्शन 52 है। उसके मुताबिक इस्लाम ने जो ये जना लाइबल टू हद के लिए ऑफेंडर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और इस ऑर्डिनेंस में भी उसी तरीके से वही दो कैटेगरीज के मुताबिक जो है वो पनिशमेंट्स को डिफाइन किया गया है। इस्लाम कहता है कि अगर एक एक जना कमिट करने वाला जो ऑफेंडर है, इफ ही और शी इज मैरिड, ऑलरेडी मैरिड है, और प्लस वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी चुका है, तो वो महसन कहलाएगा। यानी महसन से मुराद है वो मर्द या औरत जो ऑलरेडी मैरिड था, और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर चुका था, और फिर अगर उसने जना कमिट किया है तो उसके लिए सजा ये है, वो मासन की कैटेगरी में आएगा, उसके लिए सजा ये है कि उसको उसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी। लेकिन ये डेथ सेंटेंस क्या होगी? रजम की, अरबिक में कहा गया रजम, और इसको हम डिफाइन करते हैं कि डेथ बाय स्टोनिंग, यानी आप किसी को पत्थर मार के जो मारना है, संसार करने का लफ्ज भी जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये पनिशमेंट जो है इट विल बी गिवन एट द पब्लिक प्लेस, ओपन प्लेस में पब्लिकली जो है ये पनिशमेंट दी जाएगी। अब ऐसे लोग जो जना कमिट करते हैं बट दे आर नॉट वैलिडली मैरिड टू, सॉरी दे आर नॉट ऑलरेडी मैरिड, ऑलरेडी वो मैरिड नहीं है, वो अनमैरिड है, और इसमें ये जो है ना, फुकहा कहते हैं कि इसमें कवारा शख्स भी आता है, और उसमें ऐसा शख्स भी आता है जिसकी शादी तो हुई भी है लेकिन उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। तो ऐसा शख्स जिसकी शादी हुई लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। और वो शख्स जिसकी जिसकी शादी हुई ही नहीं, वो बिल्कुल अनमैरिड है, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। अब ऐसे शख्स के लिए 100 स्ट्राइप्स की पनिशमेंट है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो है ना फुकहा का व्यू पॉइंट बता दूं। इमाम शाफी कहते हैं कि ऐसे शख्स के लिए 100 स्ट्राइप्स के अलावा, उसके अलावा जो है इन एडिशन टू 100 स्ट्राइप्स, ऐसे शख्स को डिपोर्टेशन की पनिशमेंट या बैनिशमेंट की पनिशमेंट है जो है वो भी दी जानी चाहिए। वो यानी वो उसको इमाम शाफी जो है वो हद में, ऐसे शख्स के लिए हद में 100 स्ट्राइप्स प्लस बैनिशमेंट वो इसको वो करार देती हैं, और उनको इसकी इसकी ये बात वो करते हैं एक हदीस की बुनियाद पर, हदीस मुबारका को वो इसकी बुनियाद बनाते हैं, जिसकी डिटेल ज्यादा है लेकिन मैं आपको मुख्तसरन जो है सिर्फ आपको चूंकि बताना चाहती हूँ इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही। लेकिन इमाम अबू हनीफा इससे इख्तलाफ करते हैं, वो कहते हैं 100 स्ट्राइप्स
की हद है। लेकिन अगर काजी जो है सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखे और उसको लगता है कि इसके साथ 1 साल की जलावतनी भी दे देनी चाहिए, इमाम शाफी ने कहा 1 साल की जलावतनी, और इमाम अबू हनीफा भी वही कहती है कि 1 साल की जलावतनी भी दी जा सकती है अगर काजी को मुनासिब लगता है। तो यानी इमाम अबू हनीफा के नजदीक हद जो है ऐसे शख्स के लिए सिर्फ 100 स्ट्राइप्स ही की है। जो जलावतनी है वो फिर ताजीर में चला जाता है और काजी की डिस्क्रिप्शन पर है, अगर वो चाहे तो वो साथ में डिपोर्टेशन 1 साल तक की अप टू 1 ईयर वो दे सकता है, अदरवाइज वो चाहे तो इसके बगैर ही सिर्फ 100 स्ट्राइप से दे देता है तो हद पूरी हो जाएगी। बहरहाल ये एक छोटा सा जो है एक फुकहा एक एक फुकहा का इख्तलाफ था जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, इसके अलावा अगर जो है इसमें इसको जना से बाहर जब हम आते हैं तो फिर हमें जो दूसरा इसके साथ ऑफेंस है वो जना बिल जब्र है। जना के साथ जना बिल जब्र, जना बिल जब्र को ये ऑर्डिनेंस जो है अपने सेक्शन 6 में इसको डिफाइन करता है। अब जना बिल जब्र क्या है? सेक्शन 6 कहता है कि अगर एक मर्द या एक औरत किसी दूसरे मर्द या औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जिसके साथ वो वैलिडली मैरिड नहीं है और वो ये एक्ट करता है इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब वो सर्कमस्टांसेस क्या है? नंबर 1, अगर मर्द या औरत किसी दूसरे मर्द या औरत की उसकी मर्जी के उसके खिलाफ जो है उसकी यानी विक्टिम की अगेंस्ट द विल ऑफ द विक्टिम वो अगर करता है, या विल ऑफ द विक्टिम उसने ऑब्टेन तो की है लेकिन उसको डरा धमका के की है, कोई किसी किस्म की उसको थ्रेट दी है, या उसको फियर ऑफ डेथ या फियर ऑफ हर्ट में उसको मुब्तला करके उससे उससे सॉरी जो उसकी कंसेंट ली है, तो ये जना बिल जबर होगा। यानी जब आपने अगेंस्ट द विल ऑफ द विक्टिम किसी के साथ जना किया या आपने उसकी एसेंट जो है वो हासिल तो की लेकिन उसको जो है किसी किस्म के फियर में मुब्तला करके खौफ में मुब्तला करके आपने हासिल की। ये एक और सूरत भी है कि आप किसी शख्स को ये यकीन दिलाएं कि आप ही वो शख्स हैं जिसके साथ वो वैलिडली मैरिड है, हालांकि आपको पता है कि ये ऐसा नहीं है, आप गलत कह रही हैं, लेकिन आप दूसरे शख्स को ये यकीन दिलाती हैं और दूसरा शख्स इस गलती में इस धोखे में आकर अपनी मर्जी का इजहार कर देता है या अपनी कंसेंट जो है वो दे देता है, तो ऐसी सूरत में ये भी जना बिल जब्र होगा। यानी जना बिल जब्र की ये सूरत ऐसी है कि इसमें ऑफेंडर को पता है कि आई एम नॉट वैलिडली मैरिड टू द विक्टिम, और विक्टिम ये समझ के कर रहा है कि मैं आई एम वैलिडली मैरिड टू ऑफेंडर, तो क्योंकि ऑफेंडर ने उसको कोई धोखा दिया है और उसको ये यकीन दिला दिया है धोखे से, और वो बेचारा बाय मिस्टेक जो है वो अपनी कंसेंट का इजहार कर रहा है, तो ये भी जना बिल जब्र होगा। अब जना बिल जब्र के लिए भी अगर आप इसको लाइबल टू हद बनाना चाहते हैं तो इसमें भी ये जरूरी है कि एडल्ट होना चाहिए, इसमें भी जरूरी है कि सेम पर्सन होना चाहिए, और इसमें भी जरूरी है कि आप वैलिडली मैरिड ना हो और आपको शुबा भी ना हो कि आप वैलिडली मैरिड हैं। अब जब इसकी हम पनिशमेंट की बात करते हैं जना बिल जब्र की, तो जो उसका सेक्शन हद की पनिशमेंट की बात अगर हम करते हैं तो इसका सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 कहता है वही बात कि अगर तो जना बिल जब्र कमिट करने वाला महसन है, यानी वो ऑलरेडी मैरिड था और उसने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स भी उसने वो कर चुका है, तो ऐसी सूरत में उसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी, और डेथ सेंटेंस भी वही डेथ बाय स्टोनिंग, और वो पब्लिक प्लेस पर दी जाएगी। अच्छा, अगर वो नॉन मासन है तो ऐसी सूरत में उसको जो है 100 स्ट्राइप्स की पनिशमेंट उसको दी जाएगी और पब्लिक प्लेस पर दी जाएगी। और इसके अलावा अगर काजी चाहे तो वो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखते हुए अगर काजी को लगता है कि 100 स्ट्राइप्स जो हैं दे आर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ये जो जना बिल जबर वाला ऑफेंस है ना, इसमें आपने किसी के साथ किसी किसी को मतलब उसको तकलीफ दी और उसको जो है उसकी इज्जत को आपने पामाल किया और जबरदस्ती किया। जना में तो ये था ना विलफुली आप कर रहे हैं दूसरे की जो है उसके साथ उसकी कंसेंट लेकर कर रहे हैं और बाकायदा प्लानिंग के साथ बाकायदा डिजाइनिंग के साथ आपने किया। यहाँ पर तो दूसरा शख्स राजी ही नहीं था, आपने जबरदस्ती उसके साथ किया, या तो उसको धोखा दिया या आपने उसको जो है किसी को खौफ दिलाया और जोर जबरदस्ती के साथ आपने ये ऑफेंस किया। सो अगर इसकी सिवियरिटी को सामने रखते हुए कोर्ट को लगता है कि 100 स्ट्राइप्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो कोर्ट यहाँ
अच्छा, फिर जो जना और जना बिल जब्र की पनिशमेंट उस सूरत में जिस वक्त ऑफेंडर एडल्ट नहीं है, माइनर है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेक्शन 7 ये जो ऑफेंस ऑफ जना एनफोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 का है, वो इसको इलेबोरेट करता है। अब सेक्शन 7 कहता है कि इफ जना और जना बिल जब्र इज कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट एडल्ट, और ऐसे ऐसी सूरत में उसको ही मे बी गिवन द इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी किस्म की उसको ऐसी पनिशमेंट दी जा सकती है विच मे एक्सटेंड टू 5 years और फाइन और बोथ, यानी दोनों किस्म की सजाएं भी उसको दी जा सकती हैं। एंड मे ऑल्सो बी अवॉर्डेड द पनिशमेंट ऑफ वेपन अप टू 30 stripes, 30 तक जो कोड़े हैं वो भी उसको मारे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक चीज और है कि अगर ऑफेंडर जो है, if he is not under the age of 15, if he is of 15 years और और above, तो ऐसी सूरत में उसको जो whipping की punishment है that must be given, वो उसके लिए लाजमी है। यानी अगर जना बिल जब्र कमिट करने वाला 15 साल या उसके उससे ऊपर का है, तो जो पनिशमेंट ऑफ वेपन है दैट मस्ट बी गिवन, यहाँ पर वर्डिंग जो है ना इसकी, मस्ट बी अवॉर्डेड, मस्ट बी अवॉर्डेड यानी दिए जाने चाहिए, दिए जाएं, ये उसको उसको जो है वो देने चाहिए उसको। तो ये उसकी वर्डिंग जो है वो कुछ इस किस्म की है, यानी एक तरह से ये जरूरी हो गया कि उसको दिए जाएं, जो 15 साल या उससे ज्यादा का है फिर उसको कोड़ों की सजा भी दी जानी चाहिए। अब जना लाइबल टू हद या जना बिल जबर लाइबल टू हद, हाउ इट कैन बी प्रूव्ड। अब इसकी बात आ गई इसको साबित करने की। तो जिस तरह से जना के ये हदूद के बाकी ऑफेंसेस हैं और उनको साबित किया जाता है, सबसे पहले उसके उसका जो एक पहला तरीका होता है कि बाय द कन्फेशन ऑफ द ऑफेंडर। अगर ऑफेंडर खुद कन्फेस कर लेता है कि आई हैव कमिटेड द ऑफेंस और आई एम गिल्टी, तो ऐसी सूरत में ऑन द बेसिस ऑफ हिज कन्फेशन हद में भी इम्प्लीमेंटेड वो उसको इसको दी जा सकती है। पहला तो वो कन्फेशन कर ले। अगर वो कन्फेशन नहीं करता है तो ऐसी सूरत में फिर विटनेसेस पेश किए जाएंगे। और विटनेसेस के लिए जो क्राइटेरिया है, जो नंबर ऑफ विटनेसेस है, वो क्राइटेरिया की तो हम बाद में बात करते हैं। जो नंबर ऑफ विटनेसेस है जना लाइबल टू हद के लिए, वो भी ज्यादा है, यानी 4 विटनेसेस होने चाहिए, 4 एडल्ट मेल मुस्लिम विटनेसेस। और फुकाहा कहते हैं कि अगर जना कमिट करने वाला नॉन मुस्लिम है तो फिर नॉन मुस्लिम की एविडेंस भी ली जा सकती है। अदरवाइज 4 एडल्ट मेल मुस्लिम विटनेसेस हु मस्ट बी आई विटनेस एज वेल, आई विटनेस होने चाहिए जिन्होंने खुद से पेनिट्रेशन होती हुई देखी हो, उन लोगों को की जो एविडेंस है वो एक्सेप्ट की जाएगी। अच्छा, फिर इसमें जब इसकी इसकी जो बात हुई, तो इसमें जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विटनेसेस का, वो भी जैसे जना के तमाम केसेस में वो जो है वो बहुत ही हाई है एज कंपेयर टू ताजीर, तो यहाँ पर भी वो हाई है। यानी जो अगर जना या जना लाइबल टू हद या जना बिल जब्र लाइबल टू हद में आपने विटनेसेस प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए वो जो तज़कियत शुहूद के मुताबिक विटनेसेस उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते होने चाहिए। यानी वो जो है वो पाइस हों, वो गॉड फियरिंग हों, और वो जो मेजर या माइनर सिंस का जो है उन्होंने इर्तिकाब ना किया हो, सूद ना खाते हो, नाचने गाने वाले ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक लंबी लिस्ट है, उस सारे क्राइटेरिया को वो फुलफिल करते हो। अच्छा, फिर इसके बाद जो है इसमें जना और जना बिल जब्र के लिए अगर ये जो जना है अगर लाइबल टू ताजीर है, तो ये ऑर्डिनेंस कहता है कि जना जो लाइबल टू ताजीर होगी उसको जो है कम से कम 4 साल तक की कैद की सजा, 4 साल से लेकर 10 साल तक की, मिनिमम 4 years और मैक्सिमम 10 years तक की कैद की सजा, और इसके अलावा 30 स्ट्राइप्स जो हैं वो भी दिए जाएंगे। जना यानी अगर आप जना को लाइबल टू हद नहीं बना पाते हैं तो फिर ताजीर नाफिज होगी, और ताजीर की सूरत में जना कमिट करने वाले को 4 साल से लेकर 10 साल तक की जो इम्प्रिजनमेंट है वो दी जा सकती है, और प्लस इसके अलावा जो है इनको उसको 30 स्ट्राइप्स भी दिए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर जना बिल जब्र है और वो लाइबल टू हद नहीं बन सका,
اب آپ اس کو لائف اس پہ تعزیر آپ دینا چاہتے ہیں، تو تعزیر کی جو ہے وہ پنشمنٹ وہ کم از کم جو ہے 4 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال ہو سکتی ہے۔ زنا بالجبر کی پنشمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، ہر صورت میں زیادہ ہے، تو زنا بالجبر کی پنشمنٹ میں اس کو امپریزنمنٹ جو ہے وہ 25 سال تک 25 ایئرس تک وہ جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ 30 اسٹرائپس کی پنشمنٹ بھی ساتھ میں دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں زنا بالجبر میں اگر the offense is committed by two or more than two persons، اگر دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کیا ہے، اور انہوں نے جو جس وقت وہ یہ offense کر رہے تھے their intention was common، وہ سیم تھی ان سب میں، تو ایسی صورت میں ان سب ایسے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو ڈیتھ سینٹنس دی جائے گی۔ یعنی اگر زنا یا زنا بالجبر جو ہے وہ تعزیر میں آتی ہے اور کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں، تو ایسی صورت اور ان کی انٹینشن بھی سیم ہے، تو ایسی صورت میں ایسے ہر شخص کو جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس دی جائے گی۔ اس طرح سے ہم نے آج زنا کو دیکھا، زنا اور زنا بالجبر کو دیکھا کہ وہ لائبل ٹو حد اور لائبل ٹو تعزیر کیسے ہوتی ہے اور اس کی پنشمنٹ کیا ہے۔ اس کو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے اس کی کلیئرٹی ہو سکے۔ اور اگر پھر بھی کوئی بات جو ہے آپ کو نہ مطلب سمجھ میں آ سکے، تو آپ ضرور جو ہے وہ مجھ سے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور جو لوگ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے لیے ان کو میں ویلکم بھی کرتی ہوں اپنے چینل پر، اور میں ان کو یقین دلاتی ہوں کہ وٹ ایور the question they will have in their minds، میں ان کو جو ہے وہ ان کو میں ضرور ان کا جواب دوں گی، جو بھی ٹاپکس جن کے اوپر بھی وہ کلیئرٹی چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلدی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اور انشاء اللہ تعالیٰ جلدی ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔